Unacademy. Let's crack it. So let's start with it first of all. Just a brief about myself. I am Mol Katyar, a first year PGP student at IIM Visakhapatnam right now. And I did my schooling from KV IIT Kanpur. I was born and brought up in Kanpur only. And after that, I moved to Lucknow for my bachelor's in chemical engineering from IET Lucknow. So, those of you who don't know, IET Lucknow is a college which comes under the State University, and it is the topmost ranked college of the State University of Uttar Pradesh. So, I did my chemical engineering from there, and I'm a fresher. I passed out from the college this year only, like 3 or 4 months back, and then I directly came here. And yeah, that's it. Right now, I'm inside. I'm Visakhapatnam, and we have completed our first term here. Also, yeah, just in a blink of an eye, and we are past the first term. So yeah, that's pretty much it. Now moving to the next slide. So yeah, guys, as I always say, basic hygiene is always utmost important. So in this session, I have something for you guys. I'll be showing how you can access the Aeon essays and how you can read them. Like what's the right way to read them, and why I focus so much on Aeon essays is because see, CAT में ऐसा हो चुका है कई बार कि उन्होंने Aeon ऐसे ही डायरेक्टली आपको उठा के CAT एग्जाम में दे दिया है विदाउट एनी चेंजेस. ठीक है, तो इसलिए एन एसेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है. अगर आप किस्मत अच्छी रही है आपकी, तो हो सकता है आपने जो पहले पढ़ रखा है वही ऐसे आपको एग्जाम में मिल जाए. एंड अगर ऐसा होता है देन मे बी इधर 4 और इधर 6 क्वेश्चंस आपके लिए एकदम फ्री हो जाएंगे, राइट. जहाँ सब लोग पढ़ रहे होंगे और उसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहे होंगे, आप ऑलरेडी वो सेशन पढ़ चुके हैं एक बार. ठीक है, आप पूरा पैसेज पढ़ चुके हैं, आपको मतलब पता है, आप बहुत ईजिली बहुत कम टाइम में वो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. और राइट, इसलिए एनालिसिस पढ़ना बहुत ज़रूरी है. बट आई विल बी टेलिंग यू कैसे पढ़ना है वो टिल दी सेकेंड हाफ ऑफ दिस सेशन, राइट. फर्स्टली टॉकिंग अबाउट दिस बेसिक हाइजीन. पहली चीज़, रीडिंग न्यूज़पेपर्स. और बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स आई डोंट मीन सारे न्यूज़पेपर्स. एक अच्छा न्यूज़पेपर उठाइए. लाइक फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू रीड द हिंदू, बट आई वुड रिकमेंड यू कैन रीड द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स इज द बेस्ट. अगर आप वो पढ़ सकते हैं तो और कुछ चाहिए नहीं आपको. ऑलराइट, बट ये कोई एक न्यूज़पेपर इनमें से आप चूज करिए और उसको डेली बेसिस से पढ़िए. उससे होता क्या है, दो चीज़ें. पहली बात, आपकी VRC जो है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो इम्प्रूव होगी उससे, बिकॉज दीज न्यूज़पेपर्स हैव एन एक्सीलेंट यूज ऑफ वोकैबलरी. ठीक है, एंड जब आपको मतलब नहीं पता होगा उन वर्ड का, तो आप सर्च करोगे तो आपकी वोकैब भी इंक्रीज हो रही है साथ साथ, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं है. सो जस्ट सिट डाउन एंड रीड द होल न्यूज़पेपर. बट आई नो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अभी जॉब कर रहे होंगे, उतना टाइम नहीं मिलता है आपको कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़े बैठ के, राइट. सो द मिनिमम थिंग, द बेयर मिनिमम थिंग विच यू कैन डू इज, जो एडिटोरियल्स होते हैं आप वो पढ़िए. ऑलराइट, एडिटोरियल्स किस लिए? बिकॉज सी, एडिटोरियल्स बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स. ओके, एडिटोरियल से क्या होता है कि यू विल गेट एन आइडिया कि ओके, हाउ आई कैन रीड दीज काइंड ऑफ पैसेजेस. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल एक एडिटोरियल आपका पॉलिटिकल सिनेरियो बेस्ड है, आप उसको पढ़ोगे आपको आइडिया मिलेगा. एक और एडिटोरियल आपका किसी हिस्टोरिक चीज़ पे बेस होगा. ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें आपको एडिटोरियल से पढ़ने को मिलती हैं, और एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में और बहुत ही डीप फॉर्म में लिखी होती है वहाँ पे. तो इसलिए अगर आपके पास पूरा पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है, देन एटलीस्ट रीड द एडिटोरियल पार्ट. ऑलराइट, एंड उसमें भी फॉर एग्जाम्पल इन पेपर्स लाइक द हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, जो उनकी वोकैब होती है वो बहुत अच्छी होती है. जो वर्ड्स यूज करते हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ फ्रेजेस, वो बहुत अच्छी होती है. तो इसलिए आई वुड रिकमेंड, अगर अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स टुडे. ऑलराइट, गिव मी अ मिनट. ऑलराइट, so second thing, brush up your basics. What I mean by that is, see, आप पेपर पढ़ने लग जाएंगे, आप शायद डायरेक्टली कैट के लिए मॉक्स भी देने लग जाएंगे, प्रिपरेशन करेंगे, बट जो बेसिक्स हैं आपके, ऑलराइट, बेसिक्स मतलब कि अभी सबको करने की जरूरत नहीं है, बट कई लोगों को करने की जरूरत होती है, उन्हें पता भी नहीं होता है. बेसिक्स इन द सेंस, आपको कौन से वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म यूज करना है, टेंस फॉर्म्स क्या होने चाहिए आपके, वो सब. उससे क्या होता है ना कि आप वो बेसिक मिस्टेक्स जो होती हैं वो नहीं करते हैं. कभी कभी आप एग्जाम में जब होते हैं ना, क्वेश्चन आता है कि फाइंड दी रॉन्ग सेंटेंस अमंग्स दीज,
तो आपको बेसिक सी गलती जो है ना वो पकड़ नहीं पाते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपको लगता है तो सही है, बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक होती है उस सेंटेंस में। इसीलिए जस्ट ब्रश अप योर बेसिक्स, इवन दो यू आर टोटली कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे तो आता है, still just take some time out and start just going through those things once again. It won't take much of your time, but yeah, just do it once. Okay, third thing will come to the last, and the last thing is consume the right content. Yes, तो आपको हर कोई बोलेगा कि यार वीआरसी के लिए ना इंग्लिश मूवीज देख लो, पॉडकास्ट सुन लो, नॉवेल्स पढ़ लो। कैट क्रैक करने के लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आपको लगता है कि हाँ आई हैव द टाइम टू रीड नॉवेल्स, तो नॉवेल्स पढ़ो आप। आई नेवर रिकमेंड कि आप नॉवेल्स पढ़ो कैट के लिए, नो। या यू कैन लिसन टू पॉडकास्ट। उससे क्या होता है कि यू गेट टू नो हाउ आई कैन यूज दिस वर्ड, हाउ आई कैन यूज दिस फ्रेज। ऑलराइट, आपने कोई चीज़ बुक में पढ़ी है, बट अगर आपको उसको रियल लाइफ में यूज़ करना है तो कैसे करोगे, कैसे बोलोगे उस चीज़ को, उसके लिए जो पॉडकास्ट है ये काम आएंगे आपके। अगर आपको उनमें भी इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बोलेगा आपको कि इंग्लिश मूवीज देख लो। सी, इंग्लिश मूवीज देखना आई काउंट इट एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। ऑलराइट, वहाँ पे आपको कुछ ऐसा वीआरसी के लिए देखने को नहीं मिलेगा। सो द बेस्ट थिंग इज कंज्यूमिंग द राइट कंटेंट इज practice, that's it. Just practice the serious content which you have there on YouTube or in your coaching material, उसको practice करो। don't listen to these people जो कहते हैं कि यार पॉडकास्ट सुन लो, नॉवेल्स पढ़ लो, उससे आपकी कैट की वीआर से इंप्रूव हो जाएगी। नहीं, इट्स नॉट द ऑप्टिमम वे टू गो अबाउट इट। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग, मॉक्स। गाइस मॉक्स तो सी, इवन इफ यू डू नथिंग फ्रॉम नाउ ऑन एंड ओनली गिव मॉक्स, उसके बाद भी आप कैट में वीआरसी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो सिर्फ मॉक्स के बेस पे, क्योंकि मॉक्स में आपको आरसी मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। ऑलराइट, जस्ट लेट मी म्यूट दिस notification. या ऑलराइट, सो मॉक्स में क्या होता है ना, आपको हर बार 4 आरसी मिलेंगे। ऑलराइट, जितनी बार भी आप मॉक अटेम्प्ट करेंगे आपको वहाँ पे आरसीज मिलेंगे, एंड आप वो आरसीज अटेम्प्ट करेंगे। तो इट्स लाइक आपकी एक आरसीज की प्रैक्टिस होती जा रही है, इवन दो आप एक मॉक दे रहे हैं। ऑलराइट, एंड लेट्स अज्यूम आप हर हफ्ते 2 मॉक दे रहे हैं। ठीक है, एक महीने में आपके हो गए 8 मॉक्स, एंड 8 फॉर 32 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने ऐसे ही प्रैक्टिस कर लिए हैं। ऑलराइट, सिमिलरली वीए के लिए भी आपके पास कई अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, पैरा जंबल्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, और ये ऐसा नहीं एक होता है, 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर मॉक में। सो इफ यू सी एट द एंड यू आर प्रैक्टिसिंग मोर देन 30 आरसीज, मोर देन 30 वीए के क्वेश्चंस, पैरा जंबल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो उससे क्या आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मॉक्स बहुत ज़रूरी है। एंड प्लस मॉक्स में एक और फायदा क्या होता है ना कि गाइस देखो, एग्जाम में आप बैठे होते हो, मेन एग्जाम में, तो कॉन्ट्स में, एलआरडीआई में जब आप एक आंसर मार्क करते हो तो यू नो कि इज इट राइट और रॉन्ग। ठीक है, आपको एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू मिल चुकी होती है सॉल्व करने के बाद, राइट। बट इन वीए आरसी यू थिंक कि हाँ ये आंसर सही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है, ये गलत भी हो सकता है, राइट। एंड देन अनलेस यू सी द आंसर की यू आर टोटली कॉन्फिडेंट कि हाँ इसमें सही है। एंड यही एक रीज़न बनता है लोगों की लो स्कोर्स का, कि दे डोंट इवन नो कि वो जो मार्क कर रहे हैं आंसर वो सही है या गलत। ठीक है, तो इसलिए इन मॉक्स से आपको ये फायदा मिलेगा। ठीक है, you'll फाइंड द राइट ट्रैक कि हाँ हाउ शुड आई मार्क द आंसर, कैसे मुझे आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, आपको करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। नेक्स्ट, अगेन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लॉन्गर आरसीज। ये मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आरसीज की जो लेंथ होती है कैट के एक्चुअल एग्जाम में, वो डिसेंट लेंथ होती है, बहुत लंबे नहीं होते हैं, बहुत छोटे भी नहीं होते हैं। बट टू गेट एन अपर एज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लॉन्गर आरसीज। मैंने अपने कैट प्रिपरेशन के लास्ट 2 मंथ्स मैंने किया था कि जितने कैट में आरसी आते हैं इस लेंथ के, मैं उससे डबल लेंथ की प्रैक्टिस करता था। उससे होता क्या था कि जब मैं एक्चुअल एग्जाम देने गया था तब मुझे वो जो एक्चुअल आरसी था वो बहुत छोटा लग रहा था, और मैंने बहुत जल्दी खत्म भी कर दिया था उसको, जस्ट बिकॉज मेरा ब्रेन जो है वो इस चीज़ के लिए इतना यूज टू हो गया था कि हाँ लंबे आरसीज पढ़ने हैं। तो इसलिए स्टार्ट रीडिंग लॉन्गर आरसीज। अगेन कहाँ मिलेंगे आपको ये, यू शुड स्टार्ट रीडिंग एऑन एसेज, न्यूज़पेपर्स एंड अरुण शर्मा की जो बुक्स होती हैं उनमें, अगर आप LOD 3 लेवल ऑफ डिफिकल्टी
कुछ LOD2 और LOD3 में आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएंगे लंबे आरसीज, वहाँ इसी काम के लिए आपको लंबे आरसीज दिए गए ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ लॉन्गर आरसीज। ऑलराइट, बाकी सब लोग जो हैं वो सेम लेंथ के आरसी इजी प्रैक्टिस करके आएंगे वहाँ पे, बट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग लॉन्गर आरसीज you are definitely going to have an upper edge वहाँ पे। All right. Secondly, chase accuracy rather than more number of questions. In VARC, nobody is asking you to attempt all the questions जो वहाँ पे आए हैं आपके साथ, नहीं। Accuracy is the key. अगर आपको क्वांट्स में 100 परसेंटाइल लाना है ना, तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे ऑलमोस्ट 22-23 क्वेश्चंस, बट इन VARC you can get that very easily without even solving those many questions। ठीक है, तो इसलिए चेज एक्यूरेसी नॉट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 4 आरसी में 2 आरसी हमेशा बहुत इजी आते हैं, आपको पता है, एंड वीए के सारे क्वेश्चंस में से भी 2 या 3 क्वेश्चंस इजी ही आते हैं। अगर आप वो सिर्फ इजी क्वेश्चंस ही पॉइंट आउट करके सॉल्व कर सकते हैं तो इजी आपका 95-98% तो आ ही जाएगा। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, इट्स दैट इजी टू स्कोर दैट मच इन VARC। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 to 4 आरसीज एवरी डे। एज आई सेड, आपको 3 से 4 आरसी हर दिन सॉल्व करने हैं, बट अगर मॉक्स देंगे जो आप, तो उनको हम अलग काउंट करेंगे। योर मॉक्स वाले आरसी शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन दिस पॉइंट कि प्रैक्टिस 3-4 आरसी ईच डे, नो। इससे आपको क्या होगा ना कि आपको डेली एक प्रैक्टिस मिल जाएगी कि हाँ मैं डेली 3 से 4 आरसीज पढ़ता हूँ। उससे क्या होगा, जो आप एक्चुअल एग्जाम में बैठेंगे जाके, तो आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ आज मैं कुछ नया कर रहा हूँ, मेरे ब्रेन पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, नहीं। योर ब्रेन मस्ट बी ऑलरेडी वेरी यूज्ड टू दिस थिंग। 3 से 4 आरसी तो डेली पढ़ते थे, आज ही पढ़ लेंगे क्या है। ऑलराइट, सो इसलिए प्रैक्टिस 3 to 4 आरसीज एवरी डे। इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है आपको डेली पढ़ना है टाइम निकाल के। आप दिन सुबह पढ़िए, दोपहर को पढ़िए, जो भी रूटीन है आपका, बट सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुबह ही पढ़ना है आपको, या कई लोग कहते हैं ना कि सुबह उठ के पहले आप 4 आरसी पढ़ो उसके बाद सारे काम करो, नहीं, ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपको दिन भर में जब भी टाइम मिले आप कर सकते हो। इन माई केस एट दैट टाइम आई वॉज इन माई समर इंटर्नशिप, तो इसलिए जब मैं आता था और जाता था ऑफिस से, मैं तब पढ़ता था आरसीज। ठीक है, आपको अपना टाइम एफिशिएंटली यूज करना है, सो यू कैन फिगर इट आउट कि कब पढ़ना है आपको। ऑल राइट, moving on to the next points, practice at least 3 sets of each type of questions. What do I mean by this each type of questions? VA में आपको पैराजम्बल्स मिलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं, इसके अलावा और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, कि फाइंडिंग द इनकरेक्ट सेंटेंस, ऐसा। तो हर टाइप के आपको 3 से 4 सेट्स करने हैं डेली। किस लिए? अगेन द सेम थिंग, ताकि आपको एग्जाम के दिन बहुत ज़्यादा बर्डन फील ना हो। आप जब वो सॉल्व कर रहे हो तो आपका ब्रेन एकदम टायर्ड ना फील करे कि हाँ यार बहुत मेहनत कर ली है मैंने। आप अपने ब्रेन को यूज टू कर रहे हो इन सब चीज़ों से, क्या ये तो डेली करते हैं, आज भी करना है। ऑलराइट, इसलिए प्रैक्टिस 3 to 4 सेट्स ईच डे। अगेन नेक्स्ट, प्रैक्टिस अ वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। इसलिए बोल रहा हूँ मैं वैरायटी, इसलिए चाहिए कि VARC में ना कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता कि हाँ आपको किसी एक लाइन्स में ही आरसी मिल रहे हैं या एक ही लाइन्स में VA क्वेश्चंस मिल रहे हैं, नहीं। दे कैन गिव यू ऑलमोस्ट एनीथिंग। सो इसलिए बहुत वैरायटी क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करो। हो सके तो हिस्ट्री से लेके जियोग्राफी, पॉलिटिक्स देते नहीं है वो, बट स्टिल पॉलिटिक्स, एंड देन माइथोलॉजी, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। Cat loves mythology. Cat loves, these topics which are more into abstract things. For example, just a simple thing, silence is golden. वो इसी भी कोई आरसी या इसी भी कोई क्वेश्चन दे देंगे। So इसलिए practice a variety of concepts. All right. After that, practice all types of questions. Why I am saying that is because see, जब हमारा एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर कैट, तो उसके पहले तक VA में सिर्फ पैराजम्बल्स आते थे एंड पॉइंटिंग दी रॉन्ग सेंटेंसेस आउट और वो सब आता था, बट कभी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आता था। बट इन आवर एग्जाम वी सॉ फिल इन द ब्लैंक्स। या सो वो लोग जो वो सॉल्व करके नहीं गए थे प्रैक्टिस के टाइम पे कि यार ये तो आता ही नहीं है, दे फाउंड इट वेरी हार्ड। ऑलराइट, बट आई फॉर्चुनेटली प्रैक्टिस इट जस्ट इन केस आ जाए वो, एंड वो आ गया एग्जाम में। ऑलराइट, सो प्रैक्टिस ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आप छोड़ो मत कि हाँ कैट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही नहीं है, क्या फ़ायदा है पढ़ने का, नहीं, वो आ सकते हैं। एंड इसीलिए छोड़ो मत आप उन्हें, भले ही थोड़ा कम टाइम दो, बट टाइम दो उनको। ठीक है, आपको हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, लास्टली, मास्टर द आर्ट ऑफ रिटेंशन। व्हाट आई मीन बाय दैट इज
जब आप एक आरसी पढ़ रहे होते हैं, आप पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर दूसरे पे आते हैं, फिर आपको लगता है कि यार पहले में क्या लिखा था भूल चुका हूँ अब मैं, आप वापस पहला पढ़ने जाते हैं, या फिर आप पहला पढ़ रहे होते हैं बीच में आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता रहता है, आप बिना ब्रेक लिए 2 3 4 लाइंस पढ़ नहीं पाते हैं. दिस इज बिकॉज योर अटेंशन पावर इज नॉट एज गुड. ठीक है. एंड ये ऐसा नहीं कि सर आपके साथ होता है, सभी के साथ होता है ऐसा, until and unless they try to improve this. ठीक है. improving the retention power is necessary and this can be done. all right. सर क्लास कब से होगा स्टार्ट? if I'm can you just elaborate what class, like agar I agree, okay, this is a part of our class actually. Yeah. And इसके बाद we'll be moving towards, wait, yeah, Aeon essays. ठीक है. these are just some basic things जो मैं आपको बता रहा हूँ. ऑलराइट. कि हाँ, अगर आप ये सब कर रहे हैं उसके बाद आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा आप डायरेक्टली अगर सिर्फ जंप कर जाएंगे टॉपिक पे, तो इट वोंट बी एज फ्रूटफुल एज इट कैन बी. ऑलराइट. इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको. नाउ मास्टरिंग द आर्ट ऑफ रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे क्या होगा कि व्हेन यू विल इंक्रीज रिटेंशन पावर, ठीक है, कि आप बिना कंसंट्रेशन लूज किए लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, तो इससे कैट में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी. आप कैट में जो आरसी एक दूसरा इंसान 10 मिनट में पढ़ रहा है, हो सकता है आप 6 मिनट में पढ़ लो. 6 to 8 minutes वुड बी द ऑप्टिमम टाइम जो आप वो आरसी खत्म कर देंगे. ठीक है. मैंने देखा है होते हुए अपने साथ, इसलिए बता रहा हूँ आपको. तो रिटेंशन पावर इज द की. अगर आप उसको मास्टर कर लेते हैं, देन वीआरसी में यू कैन अचीव स्पीड ऑल्सो. एवरीबडी कीप सेइंग कि 4 में से 2 आरसी करने हैं आपको. नहीं, आप चाहो तो 4 में से 3 भी कर सकते हो. 3 RCs आर डूएबल. मैंने अपने अटेम्प्ट में 3 RCs किए थे. ऑलराइट. कोई ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ 2 करो. हाँ, द फोर्थ आरसी इज अ बिट ऑन द डिफिकल्ट साइड. अगर आप वो करने जा रहे हैं तो प्लीज बी वेरी श्योर, बिकॉज अगर आप वो कर रहे हैं देन आपको जो वीए क्वेश्चन है आप वो छोड़ रहे हैं. ठीक है. there's a trade-off between the fourth RC and your VA questions. So please be a bit careful कि मुझे वो जो है RC attempt करना चाहिए या फिर नहीं. Even if your attention power is good, you can just attempt 3 RCs in a go and then move on to VA. All right. And वहाँ आपको easy questions ढूंढ के solve करने हैं. And after that अगर time बचता है तब आप fourth RC पे आओ. Like if you are totally confident कि हाँ मैं कर सकता हूँ and my retention power is still very good, yeah I can read the whole RC, because वो RC में वर्ड्स बहुत टफ होने वाले हैं, वो आरसी बहुत ही ज़्यादा लेंदी होने वाला है, तभी वो डिफिकल्ट है. राइट. कैट में एक आरसी डिफिकल्ट लाता है, सिर्फ एक. तो इसलिए आपको वो देख के ही अटेम्प्ट करना चाहिए. ऑलराइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एऑन एसेज. ठीक है. कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, कैसे आप पढ़ सकते हैं. ऑलराइट. So I've added some screenshots how step by step you can access the on essays. ठीक है. All right, so let's start. So just visit the Google website and type Aeon essays. ठीक है. I hope it is visible. ठीक है. Should I zoom in a bit? Yeah, this is good now. All right. Thanks, Jank. So just visit the Google website and type Aeon essays. ठीक है. बहुत ही सिंपल तरीके से आपको Aeon essays लिख देना है और कुछ वहाँ टाइप नहीं करना है. And this will be the page coming after that. ठीक है. Let me just zoom in again. या सो वहाँ आपको पहला जो दिख रहा है एऑन एसेज लेटेस्ट एऑन, आपको इसमें क्लिक करना है. इसके नीचे जो भी लिखा होगा ये सब, दीज आर जस्ट सब टॉपिक्स जो आपको इस वेबसाइट पे एंटर करने के बाद मिल जाएंगे ऑलरेडी. ठीक है. तो आप जो पहला लिंक है जो पर्पल है यहाँ पे एसेज डैश लेटेस्ट एऑन, उन पे क्लिक करना है आपको. ऑलराइट. एंड देन दिस विल बी द फर्स्ट पेज विच यू विल बी लुकिंग. ठीक है. इफ यू विल सी, वेट, या इफ यू विल सी यहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स मिल रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखते हैं रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, देन देयर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल. ठीक है. देन द एंड्स ऑफ नॉलेज, और उसके नीचे आपको छोटी सी समरी मिलती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल द एंड्स ऑफ नॉलेज, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है academics need to think harder about the purpose of their disciplines and whether some of those should come to an end. तो इससे आपको क्या है, एक समरी मिल रही है
कि आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए या नहीं, लाइक इज इट अलाइनिंग टू योर इंटरेस्ट. ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं फाइन राइटिंग्स ऑन फिलोसफी, साइकोलॉजी, साइंस, हिस्ट्री एंड आर्ट्स. कैट लव्स ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, अगर आप 2001 से लेके लास्ट ईयर तक के एग्जाम्स उठा के देखेंगे, you will find numerous RCs based on psychology and philosophy, science, history and arts. इसलिए ऑन एसेस बहुत ज़रूरी होते हैं कैट के लिए. Alright, so after going through these things, like reading through these summaries, you can scroll down and just look out for the topic जिसमें आपको interest रहेगा. Alright, let's moving to the next topic. Yeah, so for example we scroll down and हमें मिला ये freedom at work. Let me just zoom in again. अब how can you choose it? All right, so reading the summary of this thing, there is always a demand for more jobs, but what makes a good job? For that, Immanuel Kant has an answer. Okay, so I'm finding this a bit interesting and it is aligning to my interest. Moving to the next, fighting kung fu, from chop socky hills to disco your worms. Asian caricatures have proliferated since 1970s. See, मैंने ऐसा क्यों पढ़ा है? Because you can see the articulation of those words. You can see कि हाँ, this RC is going to be a bit heavy. ठीक है, just by looking at the choice of words you can gauge that. All right, looking at this one, quantum poetics, how Borges and Heisenberg converged on the notion that language both enables and interferes with our grasp of reality. This is a typical core philosophy RC. ये भी कैट में आते हैं, and this is the kind of RC जो आपको सबसे बाद में attempt करने चाहिए. If you can see how abstract this summary is. All right, they converged on the notion that language both enables and interferes with our grasp of reality. It's a very abstract topic. Okay, that's how you select an RC in CAT also. Okay, in the second one you saw that the choice of words, okay, the articulation was not as easy as it can be really, right? And in the third one it was too abstract, but in the first one, freedom at work, it's very easy, right? There is always a demand for more jobs, but what makes a good job? For that, Immanuel Kant has an answer. All right, so let's just choose this, and this is the way you can choose your RC in the actual exam also, right? This is how you can probably look out for the easier RC first, but moving forward I'll tell you how you can do it after getting the whole RC. Firstly, so after you click on this freedom at work वाला जो भी ऐसे है, ये जो रेड है यहाँ पे, you will find this page. So this is basically the front cover of the article, freedom at work, and उसकी जो summary लिखी हुई है वही जो वहाँ पे लिखी हुई थी. If you scroll down, then you will find the actual essay. All right, so before reading to start any on essay, it's very important to read about the person जिसने वो ऐसे लिख रखा है. All right, people all, like very often skip this part, but don't. It will help you a lot. Why? I'll tell you. So here it is written, Tyler Ray is a PhD student in philosophy at the University of Pennsylvania. His research is on the philosophy of labor and German idealism. All right. So क्यों मैंने बोला कि आपको ये पढ़ना चाहिए? ताकि जब आप वो एक्चुअल ऐसे रीड कर रहे होंगे ना, तो आपको उसका पर्सपेक्टिव पता चलेगा कि हाँ, जिसने ऐसे लिखा है एक्चुअली में है कौन वो इंसान. ऑल राइट, आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी. अगर मैं आपको बोलूँगा कि हाँ, ये रियलिटी ऑफ जॉब्स वाला ऐसे जो है ये किसी एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, तो आप इसको बहुत सीरियसली लोगे नहीं कि हाँ उसे क्या पता, लाइक बेसिकली यू नो व्हाट्स द बैकग्राउंड, राइट? बट यहाँ पे जो आपने पढ़ा है कि ओके ही इज अ PhD स्टूडेंट इन फिलोसफी, देन यू आर ऑलरेडी एज्यूमिंग कि हाँ इसमें कुछ तो अच्छा आपको मिलने वाला है. देयर मस्ट बी सम इनसाइट्स जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होने वाली हैं. अगेन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, the brand matters. Okay, not everybody gets to study at the University of Pennsylvania. His research is on the philosophy of labor and German idealism. So now you know that जिस topic पे ये RC लिखा गया है, his research is on that topic only. ठीक है, he has an expertise on that area, so he is the right person to write this passage. So अब आप पढ़ सकते हो इसको. ठीक है, that's why ऐसे कि जिसने भी लिखा है पहले उसके बारे में पढ़ो आप. Now coming to the main essay. In the exam also, when you will be having an RC in front of you, so how you can easily find कि हाँ is this RC doable
क्या मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए या छोड़ना चाहिए. Just skim through the passage first. How you can skim? Like for example, in this RC, you can skim like this. Work is no longer working for us. Okay, citing lack of pay, promotion, quitting their jobs, any point. No surprise considering real wages. Blah blah. 1970s at the same time increasing prominence of gig work. So you see what I did there. मैंने वो पूरा पैराग्राफ पढ़ा नहीं है, बट मैंने की वर्ड्स पढ़े हैं सिर्फ. ऑल राइट, मैं बीच बीच में वर्ड स्किप करता गया और मैं सिर्फ स्किम कर रहा हूँ वहाँ पे. एंड उससे मुझे पता चला है कि जो पैराग्राफ है ये बात कर रहा है कि कैसे लास्ट के कुछ ईयर्स में रियल वेजेस बहुत डाउन हो गई हैं एंड यू नो जॉब्स जो हैं वो अब छोड़ रहे हैं, लोगों को मिल नहीं रही है जॉब. तो इन चीज़ों के बारे में वो बात कर रहा है. ठीक है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट रियल हसल कल्चर, कैसे जॉब नहीं मिल रही है लोगों को. तो ये आपको पता चलेगा स्किम करने के थ्रू. अगर आप ऐसे ही पूरा आपसे स्किम भी कर लेते ना, it would take hardly 45 seconds to 1 minute, and that's good. But just skim before starting to solve the RC. All right. So जैसे मैंने बताया आपको ऐसे स्किम करना है अभी. ठीक है, with the same technique. Don't read the whole sentence, but read the keywords. All right. And keywords के थ्रू आपको समझ में आएगा अच्छा this RC is saying something about this, even though you are not getting the exact thing कि हाँ इसके बारे में यही बोल रहा है वो, but after skimming you will get to know. ठीक है, यहाँ इस बारे में है यार सी, मैं ये कर सकता हूँ. बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ही फिलॉसफी वाला कोई डीप कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द आरसी. आपको कैसे पढ़ना है वो आरसी बताता हूँ मैं आपको. लेट्स स्टार्ट. वर्क इज नो लॉन्गर वर्किंग फॉर अस और फॉर मोस्ट ऑफ अस एनीवे. सो जो आप ऐसे पढ़ते हैं ना अपने मन में ये गैप्स ले लेके, तो आपको समझ में आता है कि सेंटेंस बोल क्या रहा है. अगर आप अपने मन में ऐसे पढ़ रहे हैं कि वर्क इज नो लॉन्गर वर्किंग फॉर और फॉर मोस्ट ऑफ अस एनीवे, इट वोंट मेक मच सेंस टू यू. दैट आर्टिकुलेशन इज इंपॉर्टेंट. इसीलिए जो ये गैप्स है ना, जैसे आर्टिकुलेट करने चाहिए आप मन में वैसे ही कीजिए ताकि आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा है. ठीक है, वर्क इज नो लॉन्गर वर्किंग फॉर अस और फॉर मोस्ट ऑफ अस एनीवे. ओके, एंड जब ये एक लाइन पढ़ ली है मैंने, तब अगर आप फॉर एग्जांपल मैं किसी बेसिक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसका मतलब पहले बता दूंगा उसको. हर एक लाइन का मतलब मन में आपको पता चल रहा है चाहिए. फॉर एग्जांपल आई एम सिटिंग इन द एक्चुअल एग्जाम एंड मैं पढ़ रहा हूँ इसको. वर्क इज नो लॉन्गर वर्किंग फॉर अस और फॉर मोस्ट ऑफ अस एनीवे, यानी कि वर्क जो है अब इट इज नो लॉन्गर वर्किंग फॉर अस. ठीक है, जो काम वो पहले कर रहा था अब शायद नहीं हो रहा है उससे. और फॉर मोस्ट ऑफ अस एनीवे, और ये शायद हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए हो रहा है. ठीक है, मैंने एक लाइन पढ़ी एंड मन में मुझे उसका मतलब पता चल गया. ठीक है, बट इफ़ यू आर समवन हु इज प्रोफिशिएंट विद ऑल दीज थिंग्स, तो आपको हर एक लाइन की बात ही करने की जरूरत नहीं होगी. ठीक है, जस्ट कीप रीडिंग एंड 2 या 3 लाइन्स बाद आपको पता होना चाहिए जो जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आया है पूरा. ठीक है, like going on with the RC, work is no longer working for us or for most of us anyway. Citing lack of pay and promotion, more people are quitting their jobs now than any time in the past 20 years. This is no surprise considering the real wages. The average hourly rate adjusted for inflation for non-managers just 3 years ago was the same as it was in the early 1970s. All right, अब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा. अगर मैं एक्चुअल एग्जाम में बैठा होता पूरी प्रिपरेशन के साथ, मैं तब भी इसके आगे नहीं जाता अभी, until unless I was sure कि हाँ जो मैंने ऊपर पढ़ा है उसका मतलब मुझे आता है कि नहीं. ठीक है, so what the author is saying, citing lack of pay and promotion, more people are quitting their jobs now than at any point in the past 20 years. ठीक है, तो पिछले 20 सालों में जितना भी एक पीक आया है ना जहाँ लोग अपनी जॉब छोड़ रहे हैं, वो अब आया है. ठीक है, एंड इसके पीछे का रीजन क्या है? साइटिंग लैक ऑफ पे एंड प्रमोशन. ठीक है, साइटिंग मतलब कि आप एक रीजन दे रहे हो उसके पीछे का. तो लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो पे है, उनकी जो सैलरी है और उनके प्रमोशंस हैं वो बहुत कम है, लैक ऑफ प्रमोशंस, एंड इसीलिए लोग अपनी जॉब जो है छोड़ रहे हैं. एंड ये ट्रेंड जो है जॉब छोड़ने का, ये पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा अभी है. एंड दिस इज नो सरप्राइज कंसिडरिंग दैट रियल वेजेस, एंड व्हाट इज रियल वेजेस वो अदर ने एक्सप्लेन किया है आफ्टर द डैश. ऑलराइट, the average hourly rate adjusted for inflation. ठीक है, it is a pretty technical term, but considering this passage you should not go very deep कि अच्छा होता गया मुझे तो पता ही नहीं है. ठीक है, it's just given there, it's just a piece of information.
आप उसको पढ़ो एंड जस्ट कीप इट इन द बैक ऑफ योर माइंड, ठीक है. The average hourly rate adjusted for inflation for non-managers just 3 years ago was the same as it was in the early 1970s. All right. So they are just comparing कि अच्छा जो फिगर ये सैलरी का 1970s में था वो अभी है. All right. At the same time, the increasing prominence of gig work has turned work from a steady climb up the ladder into a precious hustle. So now they are introducing this new thing called gig work. ठीक है, अभी तक वो सिर्फ डॉट्स कनेक्ट कर रहे थे पास्ट के एंड अभी क्या हो रहा है. नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग गिग वर्क. नाउ व्हाट इज गिग वर्क? गिग वर्क इज बेसिकली जो आजकल लोग करते हैं ना. इफ आई हैव टू गिव यू अ रियल एग्जांपल, if you see people who work in Swiggy, Zomato और Ola and Uber, ठीक है, वो अपने सेम जो इनका एक काम होता है मेन काम, उसके साथ में एक और काम कर रहे होते हैं एज अ साइड हसल just to earn a bit extra. This is called gig work. All right. So the author is saying at the same time, the increasing prominence of gig work. Prominence means something very prominent, importance plus जो आपको हर जगह दिख रही है वहाँ पे. All right. यहाँ ये तो बहुत prominent चीज हो गई है, हर कोई कर रहा है. क्योंकि गिग वर्क है ही ऐसा. Almost everybody is involved in some way or the other. कुछ लोग freelancing करते हैं. That's it. At the same time, the increasing prominence of gig work has turned work from a steady climb of the ladder into a precarious hustle. All right. What he means to say here is, अब वो एक स्टडी क्लाइंब नहीं रह गई है लैडर की, हाँ कि आप बस चढ़ते जाइए एंड आपको जो काम है आपका वो होता जाएगा. ऐसा नहीं हो गया है. नाउ इट हैज बिकम मोर ऑफ अ हसल. ऑल राइट. कि आपको फाइट मारना पड़ता है बिकॉज पीपल आर डूइंग गिग वर्क्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम देयर मेन वर्क. So it's more, a cutthroat competition out there right now. People are, even if someone is not skilled enough, even though they are not, having that education, but still they are doing some kind of gig work and they are able to earn. So that's why the fight, the hustle is more now as compared to earlier days. All right. Moving on to the second paragraph. On the growing number of people working through apps like Uber and TaskRabbit, nearly 70% of them say that they do so on the side, supplementing a main income that is too low to provide for life's necessities. Again, the same thing which I was saying. ठीक है, ज़्यादातर लोग, अब मैं इसका मतलब बता रहा हूँ कि कैसे आप एग्जाम में पढ़ रहे होंगे आप इसको, तो आपको कॉम्प्रिहेंड करते जाना है साथ में. ठीक है. नाउ यू सी, मैं जब पढ़ता जा रहा हूँ तो साथ साथ कॉम्प्रिहेंड भी करता जा रहा हूँ. मैंने ऐसा नहीं कहा कि हाँ मैं पहले पूरा आर से पढ़ लेता हूँ फिर मैं मतलब समझूंगा उसका. किस लिए? ताकि जब मैं पूरा आर से पढ़ लूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ मैं पूरा समझ में आया है. If I'll be able to summarize the whole thing, then yes, I have understood the whole RC. For example, right now I've read the first paragraph and yes, I can summarize the whole paragraph. ठीक है, जैसे मैंने आपको समराइज करके बताया. ऑलराइट. इसीलिए आपको जो आरसी पढ़ते पढ़ते भी उसको कॉम्प्रिहेंड करते जाना है कि हाँ क्या बोल रहा है वो एक्चुअली. ऑलराइट. नाउ अगेन, on the growing number of people working through apps like Uber and TaskRabbit, ठीक है, जो नंबर ऑफ पीपल है जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उन लोगों का जो इन एप्स पे काम करते हैं, Uber and TaskRabbit, you see our delivery boys and जो लोग ओला में कैब्स या Uber में कैब्स ड्राइव करते हैं, वो सब लोग, nearly 70% of them say that they do so on the side. ठीक है, nearly 70% of them ये एग्री कर रहे हैं कि उनका वो मेन बिजनेस नहीं है, वो मेन उनका काम नहीं है. ठीक है, उसके अलावा उनका एक कोई मेन काम है, दिस इज जस्ट देयर साइड हसल. ठीक है, supplementing a main income that is too low to provide for its life necessities. So they are agreeing to the fact कि जो उनको इनकम आती है उनके मेन काम से वो बहुत लो होती है in order to provide life necessities. ठीक है, अगेन जो फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर ने कहा था वही कि जो लैक ऑफ पे वो बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर पुटिंग देयर जॉब्स. ऑलराइट. सो इस पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि हाँ इतनी लो गई है इनकम, बट ये लोग जॉब्स क्विट नहीं कर रहे हैं, ये लोग उसके साथ साथ एक और काम कर रहे हैं. दे आर इंडल्जिंग इनटू दिस गिग वर्क वाला जो भी कल्चर है अभी. ठीक है, इवन यंग एंड अपवर्डली मोबाइल प्रोफेशनल्स must change jobs rather than stay in them in order to grow their careers. This is basically nothing but which we promote in our corporate culture also. What?
कि इवन यंग एंड अपवर्डली मोबाइल प्रोफेशनल्स मस्ट चेंज जॉब्स। ठीक है, आपको हर कोई बोलता है ना कि यार कंपनी अच्छी है, इसमें 2-3 साल काम कर लो, देन आप स्विच कर लेना, आपको और अच्छी जॉब मिल जाएगी। इट इज बेसिकली नथिंग बट दिस। ये आप खुद सोचते हो ना कि हाँ यार इस कंपनी में जॉब कर लेता हूँ, एंड आपको पता होता है कि वो आपका लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, एंड यू आर लाइक मैं यहाँ पे 2 साल काम करूंगा एंड देन आई विल स्विच, आई विल गेट अ बेटर जॉब। अगेन यही है वो सेंटेंस। ठीक है, इवन यंग एंड अपवर्डली मोबाइल प्रोफेशनल्स मस्ट चेंज जॉब्स rather than stay in them in order to grow in their careers, बिकॉज आपको ऐसा लगता है, आपको लोग बताते हैं कि अगर आप सेम जॉब में रहेंगे तो शायद आपकी करियर ग्रोथ में अच्छे से ना हो, which is not exactly true, but people fail to understand that thing. All right, आजकल तो आई थिंक इट इज वेरी प्रोमिनेंट, हर कोई ये बोलता है कि यार 2-3 साल से ज़्यादा क्या जॉब करना है इस फॉर्म में, बट दे फेल टू just going a bit off topic, but they fail to realize कि if you are able to if you are willing to serve a company for a longer period of time, तो आपके chances of reaching a higher position in the company are very high. If you keep on switching, तो हाँ आगे करियर ग्रोथ होगी, शायद आपकी सैलरी में हाइक आए, सब कुछ होगा, बट यू विल नेवर बी एबल टू रीच टू अ वेरी हाई पोजीशन इन दैट कंपनी बिकॉज यू कीप स्विचिंग। सो आपके ऊपर वो उनको प्रेफर करेंगे जो उतने सालों से उसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, कमिंग बैक टू द आरसी। ओके, we were at, yeah, even young and upwardly mobile professionals must change jobs rather than stay in them in order to grow in their careers. Almost perversely, the loss of stable careers is branded as a benefit. Now, I've done a small thing. तो अब जब मैं पढ़ रहा हूँ इसको, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक नया वर्ड आया, ठीक है, perversely। अब मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मुझे पता चल रहा है कि मतलब क्या है उसका। ठीक है, लाइक आई कैन कॉम्प्रिहेंड सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है वो। बट अगर आप वो आरसी रीड कर रहे हैं ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस मेंटालिटी से नहीं जाना है कि हाँ मुझे पता चल रहा है क्या बोल रहा है। आपको सेंटेंस का, आपको उस वर्ड का मतलब फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई हैव इंक्लूडेड दिस मीनिंग ऑफ दिस वर्ड previously in a way that shows a deliberate and obstinate desire to behave in an unreasonable or unacceptable manner. All right, again, in a manner contrary to what is expected or accepted. ठीक है, going back to the RC. Now अगर आप एग्जाम में होते हो उस वक्त, आपके पास इस ऑप्शन नहीं होता है कि आप उस वर्ड का मीनिंग जो है वहां पे आप सर्च कर सकते हैं, तब आपको वैसे करना है जैसे कि मैंने बताया है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं पता उसका मतलब, देन यू कैन गेज कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। जस्ट डोंट थिंक कि अरे मुझे मतलब पता नहीं है, अब तो गया मेरा अर्जी, ऐसा नहीं होता है। ऑलराइट, सो ऑलमोस्ट perversely the law the loss of stable careers is branded as a benefit. Again, जो कि सही नहीं है बट उसको ऐसे ब्रांड किया जा रहा है, वो ये है कि लॉस ऑफ स्टेबल करियर्स इज ब्रांडेड एज बेनिफिट। आपको लोग बोल रहे हैं कि यू कैन चेंज योर जॉब्स। ठीक है, नोबडी इज प्रमोटिंग दिस स्टेबल कल्चर वाला थिंग कि यार गेट अ गुड जॉब इन अ गुड कंपनी एंड स्टे देयर। आजकल ऐसा कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, सो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट दे आर ब्रांडिंग दिस थिंग, फैंटासाइजिंग दिस थिंग कि हाँ वो एक बेनिफिट रहेगा आपके लिए। Sarah Ellis and Helen Tupper, both career consultants, argue that we ought to embrace these squiggly careers as a new, more flexible norm. Now, this sentence which I just read, this has a lot of jargons or fancy words. Just don't think कि अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो नहीं आएगा। Just go through it again a bit slowly and you will find it कि हाँ बहुत easy है। Okay, Sarah Ellis and Helen Tupper, both career consultants, argue that we ought to embrace these squiggly careers. Squiggly careers क्या होते हैं? Squiggly is a word, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज जो कहीं से ही मुड़ जाती है, very unpredictable and आप समझ रहे हो राइट, very unpredictable, कहीं से ही कुछ भी मुड़ जाएगा वहाँ पे। So it is pointing to these careers जो कि बहुत ज्यादा अब unpredictable हो गए हैं। You don't know कब आप स्विच करोगे, कब कोई और स्विच कर देगा कंपनी, एट कब कोई जॉब छोड़ रहा है। So it is very unpredictable. That's why they use this word called squiggly. All right. So they argue that we ought to embrace these quickly careers as a new, more flexible norm. So we should embrace this culture, they are saying, as a new, more flexible norm. So they are saying कि norm क्या होता है guys?
नॉर्म इज लाइक अ बेसिक रूल, ठीक है, कि हमारे यहाँ नॉर्म्स ऐसे हैं, लाइक हर कोई कर रहा है वो उस चीज को, ठीक है। तो वी एम्ब्रेस दीज स्क्विगली कैरियर्स एज अ न्यू मोर फ्लेक्सिबल नॉर्म। हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ एक न्यू और मोर फ्लेक्सिबल नॉर्म बन चुका है अभी। सो दे आर आर्ग्यूइंग दैट, ठीक है, कि हाँ वी शुड एक्सेप्ट दिस थिंग दैट दीज करियर्स आर द न्यू नॉर्म नाउ, देयर इज नो गोइंग बैक। Politicians claim that the solution to our work problem is more jobs. It is pretty simple, right? Like इससे सिंपल सोल्यूशन तो हो भी नहीं सकता है कि हाँ अगर आपको वर्क प्रॉब्लम्स हैं तो आप और ज़्यादा जॉब ले आओ, ऑल राइट, बट सिंपली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बैड जॉब्स वोंट हेल्प अस अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ वर्क। यस, बिकॉज सी गाइस द नंबर ऑफ गुड जॉब्स इज लिमिटेड, ठीक है, एंड यहाँ पे द सेंटेंस इज सेइंग द सेम थिंग कि जस्ट सिंपली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बैड जॉब्स, उससे हमारा कुछ भला नहीं होने वाला है, ठीक है। वॉट वी नीड इट सीम्स इज नॉट मोर वर्क बट गुड वर्क, ऑल राइट। यहाँ पे आके इट इज काइंड ऑफ कंक्लूडिंग, ठीक है, जो पूरा ऊपर डिस्कशन हुआ है ना कि व्हाट वी नीड इज नॉट मोर वर्क बट गुड वर्क। नाउ बट व्हाट एग्जैक्टली इज अ गुड वर्क, ऑल राइट, दिस। अब आई हैव स्टॉप्ड फ्रॉम हेयर ओनली, व्हाई, बिकॉज इसके नीचे ये आरसी बहुत लंबा होने वाला है, ये ऐसे है जो है, एंड इट इज द टिपिकल लेंथ जो आपको वहाँ देखने को मिलती है ऑन ऐसे, एंड सो आप वहाँ जाके इसको पढ़ सकते हैं। बट मेरा मतलब क्या था दिखाने का आपको, सी यहाँ हमने 3 पैराग्राफ पढ़े हैं एंड हमने उनको इस वे में पढ़ा है कि हम उसको समराइज कर सकते हैं, राइट, लाइक यू कैन समराइज ईच पैराग्राफ इन ईच सेंटेंस। आपको कैट में ऐसे ही आरसी पढ़ना होता है, ऑलराइट, एंड इवन दो you are not able to understand the meaning of some words, you can comprehend वो कहना क्या चाह रहा है, राइट। लाइक यहाँ पे हमने पढ़ा अभी पहले पैराग्राफ में वो कंपेयर कर रहा था कि आज जो सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा कंपेरेबल है एज कम्पेयर टू 1970s, ऑलराइट, एक कंपैरिजन फॉर्म कर रहे थे और प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे हमें वो कि प्रॉब्लम्स क्या है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं आजकल अपनी जॉब्स छोड़ रहे हैं साइटिंग द लैक ऑफ पे एंड लैक ऑफ प्रमोशंस। So they introduced the problem to us in the first paragraph, and they, did a comparison कि आज की situation है कितनी ज़्यादा similar as compared to 1970s. Later in the second paragraph, they went deep into the problem कि हाँ gig work क्या है, आजकल लोग क्यों इतना ज़्यादा gig work काम कर रहे हैं, ठीक है। They even gave some examples like Uber and TaskRabbit, so that आपके लिए थोड़ा easy हो जाएगा comprehend करना हो। उन्होंने वहाँ examples दिए, and after that they gave you some figures, all right, that 70% of the people are doing this as a side job. Yeah, 70% of the people are doing this as a side job, and उनका मेन काम जो है वो कुछ और है, so they are just stating some facts out there, and then they are saying कि yes, आज की दुनिया में this unstable career वाला thing is being promoted very very greatly, ठीक है। And the last paragraph, they are just concluding ki, you know what, although the politicians are claiming that we should in order to solve this problem we need more jobs, but it is not actually the solution. The solution is more good jobs, all right. So in this way, if you are able to summarize the whole paragraph, the whole RC, then just be assured that yeah, you understood the whole RC, all right. In this manner you should read your RCs in the exam, ठीक है। सो आई टोल्ड यू कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे आपको ब्रेक्स ले लेके पढ़ना चाहिए पहली बात तो, एंड उसके बाद कैसे आपको पढ़ना है ताकि आप समराइज कर पाएँ। एंड अगर अगर बाई चांस अगर आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं आता है तो आपको रुकना नहीं है कि हाँ यार मुझे नहीं आता है, बट क्योंकि यू कैन टेक अ गेस कि हाँ ये सेंटेंस यही बोलना चाह रहा है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया अभी। ऑल्दो फॉर यू गाइज आई हैव एडेड दिस मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑल्सो, बट जस्ट इन केस, ऑलराइट, जस्ट इन केस कि अगर आपको एग्जाम में नहीं पता है तो आपको छोड़ना नहीं है कि हाँ मुझे इसका मतलब नहीं आता है, जस्ट स्टे देयर, जस्ट कीप ऑन रीडिंग। हो सकता है कि हाँ आपको बिना उस वर्ड के मतलब की भी आरसी समझ में आ जाए, ठीक है। तो जस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स कि आप वो आरसी समराइज कर पा रहे हैं, एंड आपको मीनिंग भले पता ना हो बट यू आर कंप्लीटिंग द होल आरसी, ठीक है। इट्स वेरी हैव, थैंक यू सो मच रजनी। So this is how you should go about
an RC in the actual exam. All right. Why I'm focusing so much on RC for now in this session? Because RC was something which I did more than what I expected in the actual exam. Okay. Everybody was suggesting you should attempt 2 RCs and then go on to VRC. I did 3 RCs just because of this thing only. I had a very high retention power. तो मैं बहुत जल्दी जल्दी RC रीड कर रहा था एंड ऐसे रीड कर रहा था कि मैं उसको समराइज कर पा रहा हूँ एट द एंड हिंदी में. यू नो, समराइज करने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट यू कैन राइट दीज थिंग्स, अपनी लैंग्वेज समराइज कर पा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल फॉर एस हिंदी, ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में उसको खुद को बोल पा रहे हो कि हाँ ये कहना चाह रहा है. इफ यू आर लाइक इफ यू आर कंफर्टेबल इन सम अदर लैंग्वेज यू कैन यूज दैट, बट समराइज करना इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. और ऐसा मेरे साथ एग्जाम में एक बार नहीं कई बार हुआ था कि मुझे किसी वर्ड का मतलब नहीं पता था, बट ठीक है जैसा हमने यहाँ पे किया कि ओके नहीं पता है, लेट्स सी आगे हो क्या रहा है, एंड आपको मतलब समझ में आ जाएगा उसका, क्योंकि अल्टीमेटली बोलना तो वो यही चाह रहा है, राइट. सो इन दिस वे यू कैन गेट एन आइडिया कि हाँ इस सेंटेंस का मतलब ये हो सकता है, इवन दो यू आर नॉट श्योर यू कैन गेट द आइडिया. एंड आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड इन द पैसेज आपको आइडिया जो है वो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही बोलना चाह रहा है, बिकॉज बाकी सेंटेंस में तो यही. ठीक है, देन इट्स अ केक वॉक फॉर यू गाइस. आफ्टर दिस वंस यू हैव डन दिस, you have summarized the whole paragraph. तो आप क्वेश्चंस देखोगे ना, तो क्वेश्चंस वहाँ आपको कैट में ऐसे नहीं आते हैं जैसे आपको स्कूल में आते थे ना, कि आपको वापस पैसेज में आके वो लाइन देखना पड़े कहाँ पे यूज किया था वो लाइन. नाउ दैट यू हैव समराइज्ड यू कैन डायरेक्टली टिक द आंसर. ठीक है. फॉर एग्जांपल इस आरसी से वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो कि फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट अज्यूम कि आपका ये आरसी आया है कैट के एग्जाम में. ऑलराइट. एंड देन क्वेश्चन आया है कि इन योर ओपिनियन व्हाट डज सेरा एलिस एंड हेलेन टपर सजेस्ट. ऑलराइट. और वहां पे 4 ऑप्शन होंगे. नाउ यू शुड नॉट बी कमिंग अप टू द पैसेज वंस अगेन एंड रीडिंग अच्छा कहाँ पे लिखा था सेरा एलिस एंड हेलेन टपर, यहाँ पे लिखा था. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. नाउ यू नो when you are summarizing the whole passage, these two people Sarah Ellis and Helen Tupper, they suggested that we should embrace this new unstable careers as a new flexible norm. हमने summarize किया था यहाँ पे. तो उन ऑप्शंस आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑलरेडी कि यार they are suggesting कि we should embrace this unstable career, right. They are embracing this thing. आपको टिक कर देना है, आपको आगे बढ़ जाना है. No need to come back to the passage once again and finding the names कि अच्छा कहाँ पे नाम यूज किए गए थे वो. So this is the benefit of summarizing things. All right. ये आपको इसीलिए करना होता है. So with that, I think that is it for this EON essay. ठीक है. अब इसके नीचे आपको बहुत बड़ा essay मिलेगा, आपको पूरा पढ़ना है, और मैं रेकमेंड करता हूँ आपको डेली एक EON essay पढ़ना है. एंड इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, बहुत बड़े एसेज हैं तो आप पार्ट्स में पढ़ो उसको, आधा ऐसे एक बार में पढ़ो, बाकी आधा ऐसे एक बार में पढ़ो, बट कोशिश करो कि डेली आप एक EON ऐसे पढ़ रहे हो. ऑलराइट. एंड अगेन द बेसिक थिंग्स पढ़ने से पहले जो साइड में ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है अबाउट द ऑथर, ये पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है. इससे आपको एक पर्सपेक्टिव पता चलता है. फॉर एग्जांपल इन दिस आरसी, फॉर एग्जांपल इन द कैट एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम, वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि द राइटर, ठीक है, व्हाट इज द राइटर्स पर्सपेक्टिव ऑन दिस थिंग. ठीक है. सो नाउ यू नो इसमें कि हाँ the writer is a PhD student in philosophy and his research is on the philosophy of labor and German idealism. So you are very sure कि हाँ the author has a certain idea कि अभी हो क्या रहा है, like if he is introducing the gig economy and all, उसको पता है कि क्या हो रहा है and he is not actually taking any side, right. but अगर आपको पता होता कि ये ऐसे किसी politician ने लिखा है तो आपको पता होता कि what is the writer trying to say. आप सीधे बोल सकते हैं कि the writer is trying to say कि यार ये सब गिग इकोनॉमी बहुत बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए एंड जस्ट वी नीड जस्ट मोर जॉब्स ऐसा. बट नाउ यू नो कि किसने लिखा है आर्टिकल, यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन कि हाँ राइटर्स पर्सपेक्टिव क्या होने वाला है यहाँ पे. ठीक है. सो दैट्स इट. इन दिस वे यू कैन एक्सेस EON essays. जाओ वहाँ पे पढ़ो. आई कैन रिपीट द स्टेप्स इफ यू वांट कि कैसे आपको करना है वो. लेट मी जस्ट गो बैक. या just go to Google and type EON essays. I hope you are able to see. Yeah, this. Just type EON essays. और कुछ इसके अलावा आपको टाइप नहीं करना है कुछ भी. लेकिन नीचे आपको ऑप्शन आ रहे हैं EON essays, आइडियाज, साइकी, हिस्ट्री, ये आपको ऑलरेडी वहीं मिल जाएगा सब.
then move on to the next page. This would be the Google result, and इसमें आपको यहीं पे आपको सारे आइडियाज मिल रहे हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि यहाँ सेलेक्ट मत करो आप सीधा पहले वाले लिंक पे जाओ, एसेज डैश लेटेस्ट ऑन, वहाँ पे आप विजिट करोगे, दिस विल बी द पेज विच यू विल बी सीइंग, ठीक है। नाउ दिस is basically what you can say, yeah, these are just latest paragraphs or latest RCs, not paragraphs, I'm sorry, जो वहाँ पे ऐड किए गए हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड दीज हैव दैट थिंग कि किससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इट इज रिलेटेड टू बायोएथिक्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू द सेकंड वन, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, पॉलिटिकल फिलोसफी। Second one, the ends of knowledge. So basically it is an abstract RC. Now to get a further idea कि मुझे RC पढ़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इतना बड़ा RC है, just read the summary, नीचे लिखी हुई है, ठीक है। Academics need to think harder about the purpose of their disciplines and whether some of those should come to an end. So you get an idea, right, कि बहुत ही abstract RC है ये, but the choice of words was easy in the summary, right? So you can figure it out कि हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है आप पढ़ सकते हो, टफ नहीं है यार से। The second one, how Eugene V. Debs turned American republicanism against the chiefs of capitalism and became a true crusader of freedom. Political philosophy. More often than at other times, it is a kind of difficult RC if it is related to philosophy, and that to political philosophy. Okay. So it's just that if you are totally interested, then you should go on this RC. And the third one, or the first one, was infertility treatments aim to improve women's lives, but they risk tying womanhood to the toxic expectation of motherhood. Again, the topic is very serious and very deep. So if you are someone who loves these kinds of topics, because it is very insightful, but you should be able to understand also. So if you are someone who's comfortable with this, then you can go on with this RC. Then after browsing through these, you can scroll down, you will find more. And after scrolling down, for example, you found this. All right, let me zoom in. Yeah, freedom at work, fighting kung fu, and quantum poetics. I think there's too much noise out there, that's why. Yep. So here also we have three different RCs: freedom at work, fighting kung fu, and quantum poetics. Now you see the range of topics which they have covered. Quantum poetics related to philosophy of language. Okay, fighting kung fu, film and visual culture. Freedom at work. This is basically just a typical RC about work, which we just did. All right. So now if you for example chose philosophy of language, all right, how Borges and Heisenberg converged on the notion that language both enables and interferes with our grasp of reality. It's a very deep topic. Even this summary will require you to read it 2 to 3 times to understand it in a proper manner, right? Similarly, if you see the second one, you will think, okay, film and visual culture, it might be easy. From Chopsaki films to disco earworms, Asian caricatures have proliferated since the 1970s. Can Hollywood kick the habit? So you see the choice of words, the articulation, it is difficult, right? And so from there onwards, you can get an idea that yeah, this RC is going to be a bit heavy on the vocab side. All right. And again, the first one which we chose, there is always a demand for more jobs, but what makes a good job? For that, Immanuel Kant has an answer. Very easy. The topic is not too difficult to understand, and the choice of words, the articulation is also pretty easy to understand, right? So that's why I chose this as a very basic thing to show you guys. And after that, this will be the first page which will be there in front of you guys after you click on that link in on this picture of a taxi. This is the cover of that RC, and if you scroll down, you'll find this passage. And
and then you can read the whole passage. It's all these passages are very long. All these passages are long. It's not like some passages are long. Yeah, it's not like some passages are very long and some are, of a decent length. All of them are long, but believe me, Aeon essays is one of those things which can help you a lot when it comes to CAT preparation. All right, so that was it for today, guys, and I hope you found the session helpful. These were the basic hygiene things which I shared, and the tips and tricks. I'll be sharing more of them in the coming sessions. But yeah, that's pretty much it. I hope you will practice at least 3 to 4 hours on the daily basis, and at least 3 to 4 sets of each kinds of question of VA also, be it para jumbles or fill in the blanks, anything. All right. So that's pretty much it. I'll see you guys very soon in the next session. We'll be having that very soon. But yeah, till then, just keep practicing, and you can connect with me if you have any doubts. Yeah, and that's it. Thank you so much, guys, for joining. Unacademy. Let's crack it.